ये ऑडियो बुक समरी गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं माइकल ई गर्बर की बुक द ई मिथ रिविजिटेड के साथ। इंट्रोडक्शन। हर साल यूएस में 10 लाख से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। पहले साल के अंत तक इसमें से 40% बिजनेस फेल हो जाते हैं और पहले 5 साल के अंदर 80% बिजनेस यानी 8 लाख बिजनेस फेल हो चुके होते हैं। अगर आपने किसी तरह अपने बिजनेस को पहले 5 साल बचा लिया है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस पहले 5 साल में बच जाते हैं उसमें से 80% बिजनेस अगले 5 साल में तबाह हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे बिजनेस फेल होते क्यों हैं? ऐसी क्या चीज है जो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे? घबराइए मत, इस ऑडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस किया कैसे जाता है। पार्ट 1 द ई मिथ। क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये ही नहीं पता कि आखिर बिजनेस होता क्या है? इस मिथ को समझने के लिए पहले हमें उस इंसान को समझना पड़ेगा जो बिजनेस शुरू करता है, और हम पहले ये देखते हैं कि वो बिजनेस से पहले क्या कर रहा होता है। मैक्सिमम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे क्या काम? कोई भी टेक्निकल काम, शायद कारपेंटर, मैकेनिक, हेयर ड्रेसर, टाइपिस्ट, डॉक्टर, प्लम्बर, सेल्स पर्सन या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। मगर आप कुछ भी कर रहे हो वो टेक्निकल काम ही है, और शायद आप उसमें बहुत अच्छे भी हो गए थे। फिर आपके दिमाग में ख्याल आया, मैं इस आदमी के लिए क्यों काम कर रहा हूं? जितना ये इस बिजनेस के बारे में जानता है उतना तो मैं भी जानता हूं। इससे अच्छा बिजनेस तो मैं चला सकता हूं। आप इस आइडिया से इतने इंप्रेस हो गए कि आपने अपना बिजनेस खोल दिया, और ये बिजनेस खुला सबसे बड़ी गलत फहमी के साथ, और वो थी क्योंकि मैं इस बिजनेस का टेक्निकल काम कर सकता हूं, इसीलिए मैं एक ऐसा बिजनेस बना सकता हूं जो वो टेक्निकल काम कर सकता है। एक बिजनेस का टेक्निकल काम और एक बिजनेस जो वो टेक्निकल काम कर सकता है बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं थी। एक हेयर ड्रेसर अपना ब्यूटी सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, एक म्यूजिशियन म्यूजिक स्टोर खोल देता है, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है। आप बिजनेस का टेक्निकल काम जानते थे और ये आपका सबसे बड़ा वरदान था, लेकिन अब यही आपका सबसे बड़ा श्राप है, क्योंकि अच्छा होता कि आप वो टेक्निकल काम ही करना नहीं जानते, जिससे आप वो टेक्निकल काम किसी और से करवा लेते और एक बिजनेस बना लेते। अब आप सबसे बड़े बेवकूफ के लिए काम कर रहे हैं, जो कि है आप खुद। अब आपको सिर्फ उस बिजनेस का टेक्निकल काम ही नहीं करना, बल्कि उसके साथ साथ 100 और ऐसे काम करने हैं जो आपको आते ही नहीं। बिजनेसमैन, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। एक बिजनेस में 3 लोगों की जरूरत होती है, बिजनेसमैन, मैनेजर और टेक्नीशियन। बिजनेसमैन वो आदमी है जो फ्यूचर को देखता है, सपने देखता है। पूरा बिजनेस इसकी सोच पर टिका है। ये हमेशा सोचता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। ये हमेशा सोचता है क्या होगा अगर मैं ये करूं, और अगर मैं वो करूं तो क्या होगा। इसे बस अपने सपने पूरे करने हैं। इसके लिए चाहे इसे किसी को डांटना पड़े, हंसाना पड़े, चिल्लाना पड़े या फिर वादा करना पड़े, इसके लिए हर वो इंसान प्रॉब्लम है जो इसके सपनों के बीच में आ रहा है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान है। ये हर चीज को ऑर्गेनाइज रखता है, प्लानिंग करता है, बिजनेस में एक ऑर्डर लाता है। जहां पर बिजनेसमैन नई चीजों में एक अपॉर्चुनिटी देखता है, मैनेजर उसी चीज में प्रॉब्लम देखता है। मैनेजर वो इंसान है जो एक बार घर बनाएगा तो उसी घर में हमेशा रहेगा, लेकिन बिजनेसमैन वो है जो एक घर बनाते ही नए घर बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देगा। बिना बिजनेसमैन के कोई नया सपना नहीं होगा, और बिना मैनेजर के कोई काम प्लानिंग से नहीं होगा। टेक्नीशियन काम करता है। अगर तुम ठीक काम चाहते हो तो उसे खुद करो। ये एक टेक्नीशियन की सोच है। टेक्नीशियन कहता है कि सोचने से काम नहीं होता, करने से होता है। जब तक टेक्नीशियन काम करता है वो खुश है। ये जानता है कि 2 काम एक साथ नहीं किए जा सकते, इसीलिए एक काम करना चाहिए और ये उसी काम में खुश रहता है। एक बिजनेसमैन फ्यूचर में जीता है, एक मैनेजर पास्ट में और एक टेक्नीशियन प्रेजेंट में। बिजनेसमैन हमेशा नया आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता है। ये सोचता है कि कैसे बिजनेस को इंप्रूव किया जा सके, लेकिन एक टेक्नीशियन के लिए ये एक प्रॉब्लम है। जब भी टेक्नीशियन काम करने लगता है
उसे बीच में रोका जाता है और नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है। मैनेजर के लिए टेक्नीशियन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए टेक्नीशियन बस एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक नया बिजनेस खोलते हैं तो आप में ये तीनों पर्सनैलिटीज हैं। आपके अंदर का टेक्नीशियन काम करना चाहता है, आपके अंदर का बिजनेसमैन एक नए आइडिया देना चाहता है और आपके अंदर का मैनेजर उस आइडिया को पूरा करना चाहता है। और ज्यादातर लोग जो नया बिजनेस खोलते हैं उनके अंदर 70% टेक्नीशियन है, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% बिजनेसमैन। और जब भी आप बिजनेस खोलते हैं तो वो आपके अंदर का टेक्नीशियन उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। इनफेंसी, द टेक्नीशियंस फेज। ज्यादातर बिजनेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उसके मालिक, उसके ओनर की मर्जी से चलते हैं, ना कि जो बिजनेस की जरूरत है उसके हिसाब से। इससे पहले कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो, उसे 3 फेज से गुजरना पड़ता है: इन्फेंसी, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी। इमेजिन कीजिए, आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आपको लगता है अब आप अपना बिजनेस जैसे अच्छा लगता है वैसे चलाएंगे। आपको अपने बिजनेस में काम करना है और काम तो वैसे भी आपको पसंद है, मगर अब आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हो जो आप करते थे। अब आपको उसके अलावा बाकी सारे काम भी करने पड़ रहे हैं। अब आपको सामान भी खरीदना है, बेचना भी है और उसे कस्टमर तक भी पहुंचाना है। लेकिन आप काम से नहीं डरते, आपका तो दूसरा नाम ही काम है। आप हर रोज 10 घंटे 12 घंटे काम करने लगते हैं। कस्टमर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप जैसे बाल कोई नहीं काटता, या आप जैसा बर्गर कोई नहीं बनाता, या आप जैसा डॉक्टर तो पूरे शहर में नहीं है। और आपको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बदलने लगता है। आपने अपने कस्टमर्स की आदत बिगाड़ दी है, उन्हें सिर्फ आप ही पसंद है। अब आपको कंप्लेंट्स आने लगती है। आप कस्टमर्स के लिए पहले जैसा बर्गर नहीं बना पा रहे, आप ठीक से अपने पेशेंट्स को देख नहीं पा रहे, अब आप ठीक से पेपर प्रिंट नहीं कर पा रहे। अब आप 12 की जगह 14 घंटे काम करने लगते हैं। आप बीमार होने लगते हैं, हर वक्त एक टेंशन सी रहती है। आप समझ गए हैं कि ऐसे काम नहीं चल सकता। जिस बॉस को आप छोड़ना चाहते थे वो अभी भी आपके साथ है और वो बॉस आप खुद हैं। और जब ये सच्चाई सामने आती है तो सारे टेक्नीशियन अपने बिजनेस में ताला लगाकर चले जाते हैं और ज्यादातर बिजनेस अपने इन्फेंसी फेज भी पार नहीं कर पाते। टेक्नीशियन जब भी बिजनेस करता है तो हमेशा देखता है कि अभी बहुत काम बाकी है। उसे जैसे ही कोई काम दिखता है वो उसे करने के लिए कूद पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके बिजनेस को ये काम करना है, ना कि उसे। अगर आपको काम करना इतना ही पसंद है तो अपनी जॉब कभी मत छोड़िए, क्योंकि बिजनेस चलाना और बिजनेस में काम करना 2 अलग अलग बातें हैं। एडोलेसेंस, गेटिंग सम हेल्प। जो लोग ये समझ जाते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है, वो इन्फेंसी स्टेज पार कर लेते हैं और बिजनेस के एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच जाते हैं। अब आपको मदद चाहिए, लेकिन किसकी मदद लेंगे आप? ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपीरियंस हो। आप एक आदमी को हायर करते हैं जिसका नाम है विशाल, और आप उसे अपने बिजनेस का सबसे बोरिंग काम देते हैं, और वो है बुक कीपिंग। आपको अकाउंट्स बनाना पसंद नहीं है, कौन इन कैलकुलेशंस में अपना दिमाग खराब करे। आप विशाल के लिए एक टेबल चेयर का इंतजाम करते हैं, उसकी चेयर में एक कुशन रखवा लेते हैं। अरे उसे बहुत देर तक काम जो करना है। और अब आप जिंदगी में पहली बार ये चीज समझते हैं जो आपने पहले नहीं समझी, कि अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप फ्री हो गए हो। आपके अंदर का मैनेजर जागता है और टेक्नीशियन थोड़ी देर के लिए सो जाता है। आप खुश होते हो कि ये काम कोई और करेगा। अब आपके बिजनेस में सुधार आने लगता है। विशाल सिर्फ आपके अकाउंट से नहीं बल्कि फोन भी सुन लेता है। वो कस्टमर से आपके लिए ऑर्डर्स ले रहा है, बाजार से सामान ले आता है, पैकिंग में आपकी मदद करता है। आप अब 15 मिनट के बजाय 30 मिनट तक लंच कर सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। विशाल की मदद के लिए आपको और एम्प्लॉइज चाहिए। आप विशाल को ही लोग हायर करने को बोल देते हैं और विशाल एक नया लड़का हायर कर लेता है। अब फाइनली आप बॉस की फीलिंग लेते हो। दोनों आपका ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन सब ठीक नहीं है। कस्टमर आपको फोन करता है और बोलता है कि आपके एम्प्लॉइज उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो वो आपको ऑर्डर्स देना बंद कर देगा। आप उनसे सॉरी मांगते हैं, आपको बैंक से फोन आता है और बताया जाता है कि इस महीने आपने अपने बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आप नए लड़के के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो गलत तरीके से पैकिंग कर रहा है। आप उस पर चिल्लाते हैं, ये किसने सिखाया तुम्हें इस तरह से पैकिंग करना? हटो, मैं करता हूं। कस्टमर्स वापस जाने लगते हैं। आप सोचते हैं, जब मैं खुद काम करता था तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इससे अच्छा होता कि मैं खुद ही अपने काम को देखता। अब आप और आपकी टीम मिलकर भी काम ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे। आपको महसूस होता है कि जितनी परवाह आप अपने बिजनेस की करते हैं उतनी कोई भी नहीं कर रहा। आप हर चीज में इंटरफेयर करने लगते हैं। आपके अंदर का टेक्नीशियन जाग जाता है। आपको लगता है कि जब आप खुद काम करेंगे तभी सब काम ठीक चलेगा। अब दोबारा आपकी रातों की नींदें खराब होने लगती है, क्योंकि आप दोबारा से हर रोज 14 घंटे तक काम कर रहे हैं और दोबारा से आप बिजनेस मोड से जॉब मोड में आ गए हैं। मैच्योरिटी। मैच्योर बिजनेस जानते हैं वो वहां कैसे पहुंचे जहां वो हैं और उन्हें क्या करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए जहां वो जाना चाहते हैं। मैकडॉनल्ड्स, डिज्नी, फेडरल एक्सप्रेस जैसी कंपनीज मैच्योर इसीलिए हुई क्योंकि वो शुरुआत से ही उसी तरीके से बनाई गई थी। जो इंसान अपने बिजनेस को मैच्योर कंपनी की तरह खोलते हैं उसे भी इन्फेंसी और एडोलेसेंस स्टेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। एक बार IBM के फाउंडर टॉम वॉटसन से पूछा गया कि आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है। इस पर टॉम ने कहा, सबसे पहला रीजन तो ये है कि शुरुआत से ही मुझे एग्जैक्टली पता था कि जब मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो कैसे काम करेगी। दूसरा, मैं अपने आप से पूछता था कि अगर मेरी कंपनी को इस तरीके से फ्यूचर में काम करना है तो उसे अभी किस तरीके से काम करना होगा। और मैं समझ गया था कि अगर हम अभी से अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी की तरह नहीं चलाएंगे तो हमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका बिजनेस किस तरीके से काम करेगा। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है। एक टेक्नीशियन और एक बिजनेसमैन कुछ इस सोच की वजह से एक दूसरे से अलग हैं। फर्स्ट, एक बिजनेसमैन पूछता है कि मेरा बिजनेस कैसे काम करेगा, लेकिन एक टेक्नीशियन पूछता है मुझे काम क्या करना है। सेकंड, एक बिजनेसमैन पहले फ्यूचर में जाके सोचता है कि उसका बिजनेस 10 साल बाद कैसे लगेगा और उस सपने को पूरा करने के लिए वो अभी अपने बिजनेस में बदलाव लाता है। लेकिन एक टेक्नीशियन सोचता है कि उसे अभी क्या करना है और उसे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। थर्ड, एक बिजनेसमैन बिजनेस को एक बड़ी मशीन की तरह देखता है जिसके लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत है। एक टेक्नीशियन बिजनेस को टुकड़ों में सोचता है और फिर सोचता है कि मैं इससे क्या कर सकता हूं। फोर्थ, एक बिजनेसमैन को अपने सपनों को पाने के लिए आज का दिन बदलना है, लेकिन एक टेक्नीशियन को आज के दिन काम करके फ्यूचर बदलना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा कैसे, और ये हो सकता है टर्न की रेवोल्यूशन से। पार्ट 2, द टर्न की रेवोल्यूशन, बिजनेस को करने का नया तरीका। सिर्फ टर्न की रेवोल्यूशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे एक छोटे से लेके बड़े बिजनेस को मैनेज किया जा सकता है, उसे ग्रो किया जा सकता है। पर इसे समझने के लिए आपको फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना पड़ेगा। 1952 में 52 साल का एक सेल्समैन जिनका नाम रे क्रॉक था, वो कैलिफोर्निया के एक बर्गर स्टैंड में आया और वहां पर उसने जो महसूस किया वो पहले कभी नहीं किया था। 2 भाई मैक और जिम मैकडॉनल्ड बर्गर बना रहे थे, लेकिन उनका बर्गर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। रे ने देखा कि हाई स्कूल के बच्चे उस बर्गर स्टैंड में इन 2 भाइयों की सुपरविजन में काम कर रहे हैं और हर बर्गर बहुत ही जल्दी और हर बार बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। रे ने देखा कि इन दोनों भाइयों ने बर्गर बनाने के तरीके को इतना आसान कर दिया था कि इस तरीके को समझ के कोई भी ऐसा बर्गर बना सकता था। रे क्रॉक ने मैक और जिम मैकडॉनल्ड से इस तरीके की फ्रेंचाइजी खरीद ली और 12 साल में रे ने दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बर्गर बिजनेस बना दिया, जो हर साल 260,000 करोड़ का बिजनेस करता है।
और जिनके 120 देशों में 28,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। जब आप किसी को अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी देते हैं तो आप सिर्फ उसे अपनी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं देते जिसकी मदद से वो अपने सामान को लोकल मार्केट में बेच सकता है, बल्कि आप उसे बिजनेस करने का एक पूरा तरीका भी देते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि बिजनेस की सक्सेस उसके प्रोडक्ट की सक्सेस पे डिपेंड करती है, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जानता है कि एक बिजनेस की सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो क्या बेच रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने सामान को कैसे बेच रहा है। अगर आप मैकडॉनल्ड के बिजनेस को देखें तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऐसा बनाया है जैसे कोई एक कार को बनाता है, और आप जानते ही हैं कि कार के पुर्जों को कभी भी बदला जा सकता है। और मैकडॉनल्ड का मेन गोल था कि उनके बिजनेस में कोई भी काम करे मगर वो सेम रिजल्ट्स देना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक सेम कार किन्हीं दो लोगों को दे दें तो भी वो सेम तरीके से काम करेगी, और यही कारण है कि मैकडॉनल्ड का बिजनेस 28,000 स्टोर्स में एग्जैक्टली सेम तरीके से चलता है। चाहे आप मैकडॉनल्ड का बर्गर अमेरिका में खाएं या इंडिया में, आपको उनके स्टोर्स, उनकी बिल्डिंग, उसमें किया गया पेंट, वेटर्स की ड्रेस और बर्गर का टेस्ट हर जगह एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा। द फ्रेंचाइजी प्रोटोटाइप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हवाई जहाज से सफर करते हैं तो हमें इस बात का डर क्यों नहीं लगता कि वो बीच में खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा, या जिस कार में हम जा रहे हैं उसके पेट्रोल में आग लग जाएगी? ये इसीलिए है क्योंकि हर एरोप्लेन, हर कार हमेशा एक ही तरह से बनाई जाती है। हर कार के सेम मॉडल में हर एक चीज सेम तरीके से लगी है, और इसीलिए वो हर बार ठीक काम करती है, चाहे उसे बनाने में किसी भी मैकेनिक की मदद क्यों न ली हो। बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल से चलाने का भी यही फायदा है। क्या आप जानते हैं कि अगर पहले 5 साल में 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं तो उसी 5 साल में 75% फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसीलिए आपको बिजनेस एक कार की तरह बनाना है, जहां पर आपने हर एम्प्लॉय का, हर एक पोजीशन का, हर एक मशीन का और हर एक प्रोडक्ट का रोल एग्जैक्टली डिफाइन किया है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने जाएंगे तो वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले आपको पूरी फ्रेंचाइजी का रोल समझना पड़ेगा, जैसे कि आप फ्रेंचाइजी की सफाई कैसे रखेंगे, कितनी बार झाड़ू लगाएंगे, जब कस्टमर आएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप ड्रेस कौन सी पहनेंगे, आप फ्रेंच फ्राइज को कितने टाइम तक तेल में डाल के रखेंगे, और बर्गर एग्जैक्टली कैसे बनेगा। आपकी टीम को मैकडॉनल्ड की यूनिवर्सिटी में इन सब की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्गरोलॉजी भी कहते हैं। और जब आप इस तरीके से बिजनेस करते हैं तभी आप एक परफेक्ट बिजनेस चलाएंगे जो हर बार आपको सेम रिजल्ट्स लाके देगा, और तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर जिसे आप फ्यूचर में बेच सकते हैं। क्योंकि लोग एक बिजनेस खरीदते हैं, एक जॉब नहीं। अपने बिजनेस पर काम कीजिए, ना कि उसके अंदर। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस आपकी लाइफ नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी का मकसद अपने बिजनेस के लिए काम करना नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस का मकसद आपके लिए काम करना है, तभी आप अपने बिजनेस पर काम करेंगे, ना कि उसके अंदर। इसके लिए आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस खोल रहे हैं, और उसके लिए आपको उसका प्रोटोटाइप तैयार करना है। और जैसे ही ये प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, आपको ऐसे 5,000 और बिजनेस खोलने हैं। याद रखिए कि हम आपको प्रिटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, ना कि असली में 5,000 बिजनेस खोलने के लिए। वैसे आप चाहें तो बिजनेस खोल भी सकते हैं। इसके 4 फायदे हैं। पहला, आपका बिजनेस मॉडल आपके कस्टमर को, एम्प्लॉय को, सप्लायर को सेम वैल्यू दे सकता है। पर आप बोलेंगे ये वैल्यू क्या है? वैल्यू वो है जो आपका कस्टमर सोचता है उसे मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कस्टमर एंटर करता है तो उसे क्या बोला जाए? वैल्यू आपके कस्टमर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो सकती है, वैल्यू एक डिस्काउंट हो सकता है, वैल्यू आपके एम्प्लॉय के लिए थैंक्स वर्ड हो सकता है। वैल्यू बताती है कि आपका कस्टमर आपसे खुश है या नहीं। सेकंड, ये बिजनेस मॉडल आपकी मदद करेगा कि आपका बिजनेस सबसे कम स्किल वाले लोगों की मदद से चले। हां, आपने ठीक सुना, सबसे कम स्किल वाले लोग। क्योंकि अगर आपके बिजनेस के लिए स्पेशल स्किल चाहिए तो आपको ऐसे 5,000 नए बिजनेस तैयार करने के लिए मुश्किल होगी।
अगर आप डॉक्टर हैं या एडवोकेट हैं तो आपके मिनिमम स्किल वाले लोगों में डॉक्टर और एडवोकेट ही आएंगे। आपको हमेशा अपने से ये पूछना है कि आप अपने बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट के बजाय सिस्टम डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस आपके एम्प्लॉइज के मूड से चलेगा। अगर उनका मूड हुआ तो काम होगा, वरना नहीं। और आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अपने एम्प्लॉइज का मूड कैसे ठीक रखूं ताकि वो मोटिवेटेड रहें और काम करते रहें। थर्ड, इस बिजनेस मॉडल की वजह से आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसके ऑपरेशन मैनुअल्स लिखेंगे। इन ऑपरेशन मैनुअल की वजह से आपके बिजनेस में हर एम्प्लॉय का काम लिखा जाएगा और इसमें इतने आसान स्टेप्स होंगे जिनकी मदद से कोई भी लो स्किल वर्कर उस काम को कर पाएगा। फोर्थ, इस बिजनेस मॉडल की वजह से आप एग्जैक्टली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके एम्प्लॉइज किस तरह की ड्रेस पहनेंगे, कौन से कलर की ड्रेस पहनेंगे। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि कलर्स या शेप आपके बिजनेस को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कस्टमर्स ब्लू ड्रेस के एम्प्लॉइज से ज्यादा सामान खरीदते हैं बाकी कलर्स के मुकाबले? ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपने बिजनेस पर काम कर रहे होंगे और डेटा को समझ रहे होंगे कि आपके पास कितने कस्टमर्स आए, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे तो आप ये कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। पार्ट 3, बिल्डिंग अ स्मॉल बिजनेस दैट वर्क्स। बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस। बिजनेस को इंप्रूव करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है इनोवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ये पूछने के बजाय नमस्ते क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये पूछें नमस्ते क्या आप पहले यहां पर आए हैं, इस पर या तो आपका कस्टमर हां बोलेगा या ना। अगर वो हां बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड, हमने अपने पुराने कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर आपका कस्टमर ना बोलता है तो आप ये कह सकते हैं गुड, हमने अपने नए कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अब ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेशल ऑफर होना चाहिए, लेकिन सोचिए कि ये छोटे से वर्ड्स आपकी जेब में पैसे डलवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कितने पैसे? तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी एनर्जी से ये सब अपने कस्टमर्स को बोलते हैं। इनोवेशन हर बिजनेस के दिल की तरह है। अगर आप अपने बिजनेस में इनोवेशन चाहते हैं तो आपको अपने से हमेशा एक ही सवाल पूछना है, मेरा कस्टमर क्या चाहता है। हर वक्त आपको देखना है कि आप अपने काम करने के तरीके को कम एनर्जी और पैसे खर्च करके कैसे बेटर बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रिसर्च बताती है कि अगर आपने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं तो लोग आपसे ज्यादा सामान खरीदेंगे और कम सामान खरीदेंगे अगर आपने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों की जानकारी आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकती है, लेकिन आप इन सब छोटी चीजों को तभी जान पाएंगे जब आप अपने बिजनेस पर काम कर रहे हैं, ना कि उसके अंदर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको ये सब पता कैसे चलेगा? तो इसका जवाब है क्वांटिफिकेशन। आपको अपने बिजनेस में की गई हर इनोवेशन पर मैथ्स करना होगा, गणित करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे ही कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आता है उससे अलग तरीके के शब्द बोलने पर आपकी सेल्स 20% इंक्रीज हो जाती है? आप ये तब ही जान पाएंगे जब आप इस इनोवेशन को एक हफ्ते तक अपने बिजनेस पर चलाओगे और फिर इस बात की जानकारी रखोगे कि फर्स्ट, उस हफ्ते कितने लोग आपकी दुकान पर आए जब आपने अपने शब्दों में बदलाव किया था। सेकंड, कितने लोगों ने आपसे सामान लिया और कितने रुपए का, और इसको आप कंपेयर करोगे पिछले हफ्ते की सेल से। थर्ड, कितने लोग उन शब्दों में बदलाव लाने से दोबारा आपकी दुकान पर आते हैं। ये सारी जानकारी ही आपको आपके सवालों का जवाब दे पाएगी कि क्या आपका बिजनेस उस इनोवेशन से इंप्रूव भी हुआ है या नहीं। अगला स्टेप आता है कि जब आपको पता चल जाता है कि कोई इनोवेशन काम कर रही है तो उस इनोवेशन को आप अपने बिजनेस में हर रोज करेंगे। अगर ब्लू ड्रेस काम कर रही है तो इसे हर रोज पहनो। अगर नमस्ते क्या आप यहाँ पहले आए हैं बाकी हर दूसरी चीजों से ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है तो इसे हर वक्त करो। किसी भी चीज को तभी बदला जाना चाहिए जब वो पहले से अच्छे। योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव।
जब तक आपका पूरा बिजनेस सिंपल और साफ साफ शब्दों में एक डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये एक तरीका है जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को नाप सकते हैं। आपके बिजनेस का सबसे पहला काम है आपके लिए पैसा कमाना। आप हर साल कितने का बिजनेस करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, टैक्स देने से पहले और टैक्स देने के बाद। अपने आप से पूछिए कि आपको कितने पैसे चाहिए अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए, अपने घर वालों के साथ समय गुजारने के लिए। बिजनेस सिर्फ एक और एक ही कारण से बनाया जाता है और वो है उसे बेचने के लिए। आपका काम है बिजनेस शुरू करना, उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना और फिर उसे बेच देना। शायद आप अपने बिजनेस को बेचना ना चाहें, पर कम से कम ये इसी मेंटालिटी के साथ किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगला सवाल आता है कि क्या इसे कोई खरीदेगा? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब ये काम करेगा और ये एक बिजनेस होगा, ना कि जॉब। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी। हर कोई अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहता है। ज्यादातर कंपनीज लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहती है, ना कि बिजनेस के कामों को, और इसकी वजह से ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। मान लीजिए दो भाई एक पेस्ट्री शॉप का बिजनेस खोलते हैं, ईशान और सिद्धांत। ये दो भाई अब बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे का काम भी कर लेते हैं। अरे ये भाई जो हैं, जब ईशान पेस्ट्री नहीं बना रहा होता तो सिद्धांत बना लेता है, जब सिद्धांत कस्टमर को नहीं देख पाता तो ईशान देख लेता है। शुरू में बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एक नई मशीन की तरह। दुकान बिल्कुल साफ, शीशे चमक रहे हैं, कस्टमर्स को पेस्ट्री पसंद आ रही है। मंडे को ईशान शॉप खोल देता है, ट्यूसडे को सिद्धांत, वेडनेसडे को ईशान, और ये चलता रहता है। अब बिजनेस बढ़ने लगा है। ये एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं, संदीप। संदीप इनका भतीजा भी है। अब ये तीनों काम कर रहे हैं। जब ईशान कस्टमर को नहीं देख पाता तो संदीप देख लेता है। जब संदीप सफाई नहीं कर पाता तो सिद्धांत कर लेता है। जब सिद्धांत पेस्ट्री नहीं बना पाता तो ईशान बना लेता है। थोड़े दिनों के बाद एक और एम्प्लॉय हायर किया जाता है, कुलदीप। अब चारों मिलकर काम कर रहे हैं, चारों सफाई कर रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर ऑर्डर्स ले रहे हैं और सुबह दुकान खोल रहे हैं। लेकिन अब पेस्ट्री का टेस्ट पुराने जैसा नहीं रहा। कस्टमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं। ईशांत सिद्धांत को देखता है, सिद्धांत संदीप को देखता है और संदीप कुलदीप को। दुकान में ठीक से सफाई नहीं हो रही, दुकान के शीशे साफ नहीं हैं। अब सबको गुस्सा आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि गलती किसकी है, किसने अपना काम नहीं किया। इसमें जो ईशान और सिद्धांत को समझ नहीं आया कि इस तरह के बिजनेस का अंत ऐसे ही होता है, जहां पर बिजनेस लोगों पर निर्भर करते हैं, ना कि सिस्टम्स पर, जहां पर पोजीशंस डिफाइन नहीं होती, जहां पर हर पोजीशन का काम डिफाइन नहीं होता। ऐसे बिजनेस कभी ऑर्गेनाइज नहीं होते। लेकिन अब आप पूछेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन तो है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए आप इस ऑडियो के साथ इसकी पीडीएफ जरूर देखें। ईशान और सिद्धांत एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर लिखा है शेयर होल्डर्स। ये दोनों मानते हैं कि शेयर होल्डर बिजनेस से बाहर रहेंगे और ये बिजनेस के मालिक होंगे। बिजनेस में सबसे ऊपर लिखा जाता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO, जो पूरे बिजनेस को उसके टारगेट की तरफ ले जाएगा और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अंडर आते हैं 3 वाइस प्रेसिडेंट। पहला, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जिसका काम है नए कस्टमर्स को लाना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करवाना और सारी रिपोर्ट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को देना। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, जिसका काम है कस्टमर्स को बनाए रखना, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना जो प्रॉमिस की गई थी, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन देना। तीसरा आता है वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस। इनका काम है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन को पैसे देना, इनसे पैसे लेने की वजह को लिखना, उनके रिजल्ट्स कैलकुलेट करना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना। इन तीनों वाइस प्रेसिडेंट के पास अपना स्टाफ है। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के पास सेल्स मैनेजर और एडवर्टाइजिंग रिसर्च मैनेजर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन के पास प्रोडक्शन मैनेजर, सर्विस मैनेजर और फैसिलिटीज मैनेजर है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के पास अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजर और अकाउंट्स पेबल मैनेजर है। ईशान और सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना के एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, मगर प्रॉब्लम है कि बिजनेस में यही दो हैं और इनके नाम ही हर पोजीशन में लिखे जाएंगे। मगर इससे पहले कि ये अपना नाम
इन पोजीशंस के आगे लिखें। ये हर पोजीशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसमें उस पोजीशन का काम लिखा हुआ है। उसमें यह भी लिखा है कि काम पूरा ना होने पर क्या पेनल्टीज होंगी। अब ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनेगा। क्योंकि ईशान मैनेज करने में अच्छा है तो वो दोनों राजी हो जाते हैं कि ईशान COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेगा। सिद्धांत फाइनेंस में अच्छा है इसलिए वो उसका नाम वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस में लिख लेते हैं। इस तरीके से उन दोनों के नाम हर पोजीशन पर लिखे जाते हैं। अब हर पोजीशन का काम डिसाइडेड है। हर पोजीशन के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल भी लिखा जाता है जिसमें उस पोजीशन पर काम कर रहे एम्प्लॉय को क्या क्या काम करना है मेंशन किया जाता है। अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ईशान और सिद्धांत एक एक करके पोजीशन के लिए एम्प्लॉय हायर करते हैं। 5 साल के बाद ईशान और सिद्धांत देखते हैं कि उन्होंने COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए भी एम्प्लॉय हायर कर लिया है। अब वो सिर्फ शेयर होल्डर्स हैं। उनका बिजनेस उन्हें हर महीने पैसे कमा के दे रहा है। पूरा बिजनेस एक परफेक्ट मशीन की तरह चल रहा है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो जानते हैं कि हर पोजीशन का क्या काम है। हर पोजीशन के लिए ऑपरेटिंग मैनुअल है। उन्हें हर महीने किस तरह के रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अगर रिजल्ट्स में कुछ कमी आती है तो वो उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो हर पोजीशन पर काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर वो चाहें तो अब वो ऐसे 5000 और बिजनेस खोल सकते हैं। उन्हें पता है कि उनका बिजनेस कैसे चलता है, इस बिजनेस का एक एक टुकड़ा कैसे काम करता है और वो ऐसा ही करते हैं। इस बिजनेस जैसे ऐसे कई बिजनेस खोलते हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी के रूप में बाकी लोगों को भी बेचते हैं। लोग इनसे इनका बिजनेस इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि ये चलता है। अगर वो इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो उन्हें पेस्ट्री की रेसिपी के साथ इस बिजनेस में कितने लोग होने चाहिए, उनका क्या क्या काम है, वो काम को कैसे करेंगे, सब बताया जाएगा। यानी पूरा बिजनेस मॉडल समझाया जाएगा और ये पूरा बिजनेस एक नई मशीन की तरह काम करे। अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करें? बिजनेस को मैनेज 2 तरीके से किया जा सकता है, लोगों की मदद से या सिस्टम्स की मदद से। अगर हम अपने बिजनेस को लोगों की मदद से मैनेज करते हैं तो वो उनके मूड के हिसाब से चलेगा और हर रोज एक जैसा नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम अपने बिजनेस को ज्यादातर सिस्टम की मदद से मैनेज करना चाहेंगे। लेकिन ये सिस्टम क्या है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं 7 घंटों से गाड़ी चला रहा था और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले थोड़ा रेस्ट करना चाहता था और मैंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। जैसे ही मैं होटल में पहुंचा वहां की चमक कुछ अलग ही थी। हर चीज एकदम साफ, पूरी प्लानिंग से रखी थी। पूरे होटल को देखते ही मेरे फेस में स्माइल आ गई। तभी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे वेलकम किया और 3 मिनट के अंदर मैं होटल बुक करवा के अपने रूम में पहुंच चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी मैं अपने रूम में भी पहुंच चुका था। रूम, वहां के टेबल्स, बेड सब साफ था। जब मैं चेंज करके वहां से डिनर करने के लिए निकला तो बाहर ही रेस्टोरेंट के लिए एक बोर्ड लगा था जिसमें डायरेक्शंस दी गई थी। और जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के बोर्ड के पास पहुंचा वहां पर जमीन में लगे सेंसर्स ने मेरी मूवमेंट डिटेक्ट कर ली और फ्लोर में लाइट्स जल गई और वो धीमी लाइट्स रेस्टोरेंट तक जली हुई थी जिससे मुझे रास्ता पता चल गया। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही वेटर ने मुझे टेबल तक पहुंचाया। मैं खुश था कि यहाँ पर अपने कस्टमर को कितना सीरियसली लिया जाता है। डिनर भी एकदम परफेक्ट था। अब मुझे ठंड सी लग रही थी। जैसे ही मैं दोबारा रूम पहुंचा तो मैंने देखा कि रूम हीटर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गए थे और साथ में ही एक ब्रांडी की बोतल थी जिसके पास एक कार्ड भी था और उसमें लिखा था, वेलकम टू आवर होटल सर। अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमें आप कभी भी कॉल करके बता सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आराम से सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा तो अजीब सी बबलिंग आवाज आ रही थी। मैं देखने के लिए उठा तो देखा कि सामने वाले टेबल में पड़ी केटल ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है और साथ में एक कार्ड पड़ा था जिसमें लिखा था, आपके मनपसंद वाली कॉफी। वाओ, मुझे ये कॉफी पसंद थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे में नॉक हुआ। जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था और नीचे न्यूज़पेपर पड़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं हैरान था कि इन्हें कैसे पता कि मुझे यही कॉफी पसंद है और मैं यही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तब मुझे याद आया कि रिसेप्शन में मुझसे कॉफी का ब्रांड
और मेरा डेली का न्यूज़पेपर पूछा गया था। मेरा पूरा एक्सपीरियंस उस होटल का इतना अच्छा था कि अब मैं हर बार वहीं पे रुकना पसंद करता हूँ और सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि वो भी वहां पर जाएं। ये एक कॉफी या न्यूज़पेपर की वजह से नहीं था, ये था मेरी इतनी केयर रखने के लिए। मैं इससे इतना इम्प्रेस हो गया था कि मैंने सोचा कि इस होटल के मैनेजर से मुझे एक बार जरूर मिलना है और उसे पूछना है कि वो इतने अच्छे तरीके से पूरे होटल को मैनेज कैसे करते हैं। उस होटल का मैनेजर बहुत ही यंग था और कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर उसने वो राज खोल ही दिया और वो एक बुक दिखाते हुए बोला, सर ये है हमारा राज, ऑपरेशन मैनुअल। इसमें हर चीज कलर कोडेड है। पीले रंग के पेजेस में रूम सेटअप के बारे में लिखा है, ब्लू कलर के पेजेस में गेस्ट सपोर्ट सर्विस के बारे में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेड के पास आपके मनपसंद की कॉफी रखना, आपका फेवरेट न्यूज़पेपर, रात को हीटर्स कब ऑन करने हैं, ये सब इसमें लिखा है। जैसे ही रूम सपोर्ट पर्सन आता है उसे हर रोज हर रूम के लिए एक चेकलिस्ट दी जाती है और उसे वो काम करने होते हैं उसी तरीके से जैसे हमने इसमें लिखा है। और इसमें रूम मैप भी है कि पहले उसे कौन सा काम करना है, जैसे कि सफाई, आपकी कॉफी, ये मिंट की टॉफी एक्सेट्रा, और बाद में उसे इसमें साइन करने पड़ते हैं। अगर कभी भी ये पाया जाता है कि रूम सर्विस पर्सन कोई भी काम किए बिना इसमें साइन करता है तो उसी वक्त उसे इस होटल से निकाल दिया जाता है। मगर ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं और यही तो सिस्टम का कमाल है। उस होटल के मैनेजर ने मुझे बताया कि जितना हो सकता है हमने चीजें ऑटोमेटिक रखी हैं, चाहे वो सुबह कैटल के ऑन होने की टाइमिंग हो, बाहर गार्डन में लाइट्स ऑन होने की टाइमिंग हो, या फिर कमरे के बाहर लाइट्स की इंटेंसिटी कंट्रोल करने की टाइमिंग। ये सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। क्योंकि ये सब मशीन से होता है इसीलिए गलतियां भी कम होती हैं। जितना अच्छा सिस्टम उतना कम एरर। और वो मैनेजर हंसकर बोला, तभी आप जैसे बहुत सारे गेस्ट हर बार मुझसे मिलने भी आते हैं। अपनी टीम को कैसे हैंडल करें? अपनी टीम को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर लोगों के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। और वो तभी होगा जब आप उस कंपनी के ओनर अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो। उस होटल के मैनेजर ने मुझे बताया था कि जिस दिन वो उस होटल में इंटरव्यू देने के लिए आया था तो उसके बॉस ने उसे बहुत सीरियसली लिया था। बेशक वो एक बहुत जवान लड़का था पर उसके बॉस ने उसे एक बड़ा आदमी समझकर बात की थी। और जब उसके बॉस ने उससे बात करी तो उसने देखा कि उसका बॉस कितना ज्यादा सीरियसली अपने बिजनेस को लेता है। वो उस बिजनेस की हर एक डिटेल जानता था, हर एक चीज कैसे काम करनी चाहिए, सबको परफेक्टली चाहता था। जो सबसे ज्यादा उसे अपने बॉस की चीज पसंद आई वो थी उसकी अपने बिजनेस को लेके ईमानदारी और मेहनत। बॉस ने उस लड़के को मैनेजर की जॉब देने से पहले कई घंटों तक ऑपरेशन मैनुअल से उसे हर एक ऑपरेशन समझाया और उसे बताया कि कैसे कस्टमर हर बार सही नहीं होता, पर कस्टमर को ये फील करवाना कि वो हमेशा सही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बॉस ने उस होटल को चलाने के लिए जितने भी रूल्स बनाए थे वो उस ऑपरेशन मैनुअल में थे और बॉस हर रूल को बहुत सीरियसली लेता था। इसीलिए दोस्तों, जब हम अपने बिजनेस के रूल्स बनाएं तो हमें भी चाहिए कि उसके हर एक रूल को सीरियसली देखें और सीरियसली खुद फॉलो करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय भी ऐसा नहीं करेगा और फाइनली हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा। दोस्तों, ये बुक ई मिथ रिविजिटेड एक बहुत ही अच्छी बुक है और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये बुक पूरी पढ़ें। चलिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। और हमें गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।